आज़ादी एक ऐसा शब्द जो हर परिस्थिति में, हर मायने में अपने अर्थ अलग रखता है। आज़ादी यदि बच्चे को अपने माता पिता से चाहिए तो विनाश का कारण बनती है। आज़ादी यदि एक शिष्य को अपने गुरु से चाहिए तो उसके अंदर निरंकुशता का कारण बनती है। लेकिन यही आज़ादी जब एक देश को गुलामी की जंजीरों से चाहिए होती है तो यह आज़ादी एक ऐसी भावना को जन्म देती है जो भावना पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को एक तक एक सूत्र में बांध कर खड़ा कर देती है। ये भावना एक ऐसी भावना को जन्म देती है, यहाँ आपकी रगों में दौड़ते खून में ज्वार भाटे की तरह राष्ट्रभक्ति का प्रवाह करती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हमारा पहला एपिसोड समर्पित है देश की आज़ादी के नाम, हमारे स्वतंत्रता दिवस के नाम। मैं वेद ठाकुर क्रांतिधरा मेरठ से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो जिसका नाम है द वेद ठाकुर शो, प्रोड्यूस्ड बाय N7 प्रोडक्शन हाउस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए अब आपका परिचय कराता हूं। हालांकि आज जो महनीय कवि यहाँ पर बैठे हैं उनका परिचय कराने का अर्थ यह हुआ कि जैसे कोई सूरज को दीपक दिखाता हो। मेरे कुल के अग्रज हैं, सभी मेरे बड़े हैं, तो सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूँ हमारे कुल के, मैं कह सकता हूँ मेरे लिए, हमारे सबके लिए, हमारे कुल के पितामह, हमारे बड़े भैया, छोटों को बहुत ज़्यादा स्नेह करने वाले। और एक छोटा सा मैं बता दूँ, भीष्म पितामह को यदि कलयुग में किसी ने प्रख्यात किया है तो वो 3 लोग हैं। या तो महाभारत है, या मुकेश खन्ना जी जिन्होंने महाभारत में भीष्म पितामह का रोल किया, और या फिर सबसे ज़्यादा हमारे आदरणीय प्रवीण भैया जिनकी कविता है भीष्म प्रतिज्ञा जो आप लोगों के सामने होती है। तो एक ऐसा चरित्र जिसने भीष्म पितामह को हृदय में, लोगों के हृदय में चरितार्थ कर कर आपके हृदय में उतार दिया। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर प्रवीण सिंह। दूसरे कवि के रूप में हमारे बीच में हमारे, एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे बड़े भैया यहाँ पर हैं आदरणीय सौरभ भैया। इनके परिचय में एक सबसे बड़ी बात मैं यह कह दूं कि शायद हमारे क्षेत्र के काव्य कुल के इकलौते ऐसे कवि हों जिन्हें एक गौरव प्राप्त है, जिन्हें एक सम्मान प्राप्त है, एक प्यार प्राप्त है कि काव्य कुल में नव युवाओं को जो नई पौध एकदम उठकर खड़ी हो रही है उसको सबसे अधिक साहित्यिक यात्राएं कराने का यदि गौरव किसी को जाता है आदरणीय सौरभ जैन भैया को जाता है। मेरठ क्रांतिधरा से हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय सौरभ जैन भैया। बहुत अच्छे। आगे अब मैं आपको लिए चलता हूं। कहते हैं कि किसी भी देश की यदि कोई ताकत होता है उस देश का युवा होता है। यदि वह नारी है तो समझ लीजिए वह ताकत और भी अधिक हो जाती है। एक पुरुष जब अपने शब्दों से अपने राष्ट्र के अंदर चेतना जागृत करता है, यह एक बहुत साधारण सी बात कही जाती है। लेकिन जब एक नारी, कहीं वो जब झांसी की रानी हो, हाड़ी रानी हो, या फिर आज हमारे मंच पर ओज का स्वर बनकर अपनी बात को, राष्ट्र की बात को जन जन तक पहुंचाने का यदि कोई कार्य कर रही हैं, उस चेतना का नाम होता है आदरणीय अनामिका वालिया जी। मैं जोरदार तालियों से चाहता हूं आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमारे मंच पर नारी का प्रतिनिधित्व करती हुई कवित्री आदरणीय अनामिका वालिया जी। आइए इस काव्य रथ की यात्रा को आगे लिए चलते हैं। हम भारतीय परंपरा के लोग हैं, हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। किसी भी कार्य का जब श्री गणेश करने चलते हैं उस परमपिता परमात्मा का ध्यान अवश्य करते हैं। ऐसे ही हमारे साहित्य के क्षेत्र में जब कोई भी मंच शुरू किया जाता है तो सबसे पहले माँ सरस्वती का आह्वान किया जाता है। आइए माँ सरस्वती इस काव्य रथ को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय अनामिका वालिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो माँ सरस्वती का आह्वान करें, माँ सरस्वती की वंदना करें। आदरणीय अनामिका वालिया। सभी को प्रणाम, नमन। माँ शारदा के चरणों में वंदना की कुछ पंक्तियां अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। शारदे माँ तुम्हारी करूं वंदना, मेरी वंदना में तेरा साथ रहे। शारदे माँ तुम्हारी करूं वंदना, मेरी वंदना में तेरा साथ रहे। हो अलंकार सारे मेरे गीत में, व्यंग्य की धार देश की बात रहे। एक ओज की कवित्री होने के नाते माँ से क्या याचना करती हूँ। हो अलंकार सारे मेरे गीत में, व्यंग्य की धार देश की बात रहे। जब पढ़ूं काव्य को शौर्य मंचों पे मैं,
जब पढ़ूं शौर्य को काव्य मंचों पे मैं, तालियों की वहाँ बरसात रहे। जब पढ़ूं शौर्य को काव्य मंचों पे मैं, तालियों की वहाँ बरसात रहे। शारदे माँ तुम्हारी करूं वंदना, मेरी वंदना में तेरा साथ रहे। बहुत अच्छा। वाह, बहुत अच्छा। सुंदर वंदना अभी हमने आदरणीय अनामिका वालिया जी से सुनी। वास्तव में जहाँ जिस कार्यक्रम में उसकी शुरुआत में माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो, उस कार्य को सिद्ध होने से शायद फिर कोई ना रोक सके, ऐसा मेरा मानना है। हर कवि का अपने मंच पर मानना होता है। आइए अब इस काव्य रथ को मैं आगे बढ़ाता हूँ और साहित्य के उस सागर की ओर आपको लेकर चलता हूँ, जिस सागर से न जाने, हालांकि कहा यह जाता है कि कई नदियों से मिलकर एक सागर का निर्माण होता है, लेकिन हमारे साहित्य में एक ऐसे सागर हैं जिनसे न जाने कितनी नदियों का उद्गम हुआ हो। क्या बात है। कितनी ऐसी छोटी छोटी नदियाँ जो उस सागर से निकलते हुए उसकी छुअन को, उसके स्पर्श को महसूस करते हुए खुद सागर बनी हैं। तब मैं इस सागर की गहराई को आपके हृदय में उतारने के लिए आमंत्रित करता हूँ, मेरे पूरे आदर सम्मान भाव के साथ, देश के, राष्ट्र के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बड़े हमारे कवि, हमारे कुल के कवि, हमारे बड़े भाई, आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। तो नाम में ठाकुर लगा है, लेकिन इनकी बात सुनो तो लगता है कि तीनों वेद एक साथ आकर एक ही जगह पे समाहित हो गए हैं। बहुत मन से उन्होंने सबको बुलाया, मन से संचालन कर रहे हैं। और N7 को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं हृदय की गहराइयों से। प्रथम एपिसोड लेकर हम उपस्थित हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में, और इस समय ओज के प्रतिरूप के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात मेरा छोटा भाई सौरभ उपस्थित है। यदि वो उपस्थित है तो देश की मिट्टी की बात होगी। अनामिका जी के स्वर को आपने सुना ही है। मैं भी 4 पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ का शुभारंभ करना चाहता हूँ। स्वागत है। पीछे तिरंगा लगा हुआ है। कहता हूँ कि आन मान सम्मान मिटे, आन मान सम्मान मिटे, एक एक अरमान मिटे, वाह। जिस धरती पर जन्म लिया है उस पर ही ये जान मिटे। क्या बात है। अगर जरूरत पड़े देश को लाख बार मिट जाऊं मैं, मगर धरा से नहीं कभी भी मेरा हिंदुस्तान। मगर धरा से नहीं कभी भी मेरा हिंदुस्तान मिटे, इसकी हम कामना करें आज इस अवसर पर। और जैसा वेद ने बताया, मैंने सभी रसों में कविताएं लिखी हैं। हास्य व्यंग के कवि के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता हूं, तो कुछ हास्य व्यंग की वानगी प्रस्तुत करता हूं, फिर देश की मिट्टी को नमन करते हुए अपने काव्य पाठ का समापन करूंगा। कुछ छंद आप सबके माध्यम से पूरी देश दुनिया तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। एक ऐसी सुंदरी, उसने अपनी विचित्र वेशभूषा बना रखी है। तो सुंदरता से मेरा कोई विरोध नहीं है वेद भाई जी, लेकिन कोई सुंदरी सड़क पर निकले, बाजार में आए और उसे देखकर ऐसा लगे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया है, तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पनाएं कर सकता है। आनंद लीजिएगा, मस्ती के साथ सुनिएगा। सौरभ, मैं तो अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था जी। अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा भैया लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। तो लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में एक सुंदरी जिसकी विचित्र वेशभूषा है, उसको देखकर समाज के लोगों ने क्या सोचा, छंद सुनिएगा, आनंद लीजिए। स्वागत भैया। कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। ये ध्यान दें किसको वो क्या लगी। फोटोग्राफर के लिए पोज से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, ये इस कविता का आनंद है। स्वागत। कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने, जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे यही सुनाता। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे
कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। और अगली पंक्ति मैं वेद को समर्पित कर रहा हूँ, आपको लगे ठीक जगह समर्पित की है तो पंक्ति और वेद भाई के सम्मान में समर्थन कर सकते हैं। कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए वेद जी ये कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो। सुंदरी और आगे बढ़ी और देखिए वो एक कवि सम्मेलन में पहुंच गई, तो उसे देखकर कवि और शायरों ने क्या कहा, सुनिएगा। कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायर के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी शायरी है। कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, कि जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और N7 के माध्यम से एक पंक्ति पूरी देश दुनिया में पहुंचाता हूं, आपको लगे कि हास्य व्यंग में इस ढंग से बात नहीं कही जा सकती तो बहुत मोहब्बत चाहूंगा, सुनिएगा। कि जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, मेरे गुरुजी थे डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, इसी साल उनका देहांत हुआ। लेकिन वो जब जब इस पंक्ति को सुनते थे वो कहते थे कि प्रवीण 55 साल से कविताएं मंच पर सुनाता हूँ, लेकिन ये तुकांत मैंने नहीं सुना, ये काफिया नहीं सुना जो तुम्हारी इस पंक्ति में आया है। आप आनंद लीजिएगा। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती ये तो सुना होगा, मैं फूल लगती हो, चांद लगती हो, कमल लगती हो, इंसुलिन नहीं सुना होगा, तब सुनिएगा। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ घिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो। तो और अगली पंक्ति हिंदुस्तान वाले नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। कि जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, रियल एस्टेट एजेंट। कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। घूमता रहता है और आपको भी सलाह देते होंगे कि लफड़े की जमीन है, जरा नवजोत जी को बुला के यहाँ टांग फंसवा दो, बाकी बाद में झगड़ा निपटवा देंगे, काम ठीक करवा देंगे। सुनिएगा। कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खांसते खखारते पड़े हुए जो खटिया पे, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को। एक और छंद सुनिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि आज N7 की जो शुरुआत हुई है, इसकी आवाज़ केवल मेरठ और उत्तर प्रदेश की आवाज़ ना बने, इसकी आवाज़ पूरी दुनिया की आवाज़, हर क्षेत्र में ऐसी कामना करता हूँ। और अपना एक छंद जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ वो आपको सुनाता हूँ। देखिए, सुंदरी घूमते घूमते पहुँच गई संसद भवन के पास, और जब वो संसद भवन के पास पहुंची, उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा। तो देखिए उन राजनेताओं को वो कैसी लगी, सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। मुझे भी बहुत पसंद है, आपको भी अच्छा लगेगा। स्वागत भैया। कि कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। साम्यवादी आपस में बात करने लगे कि, ध्यान दीजिएगा पंक्ति पर, अभी घटना घटित हुई है, मैं सुना रहा हूं।
कि साम्यवादी आपस में बात करने लगे कि तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाई वाह 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 वाह। पंक्ति अगली सुनिएगा कि तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती कश्मीर लगती हो तुम, हमको तो कश्मीर। एक छंद और सुनिएगा इसी श्रृंखला का, भी श्रृंखला है लेकिन मेरे मन का छंद है, सुनिएगा। आप जानते हैं कि बादलों को देखकर मोर का नाचने का मन करता है, तब सुने। स्वागत है। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने का करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जिसके समीप आके शीतलता मिलती है, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो, संसद भवन लगती हो तुम। मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम, मुझको तो संसद भवन। कुछ छंद आपको और सुनाता हूँ। स्वागत है। मैंने कहा कि ये मेरा कर्म पाठ था, क्योंकि हास्य व्यंग के कवि के रूप में पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है कि प्रवीण शुक्ल हैं तो हास्य व्यंग की बात होगी। लेकिन आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं यहाँ। 3 रंग जो हम सब के दिलों में बसे हुए हैं, उनके सामने हम माथा झुकाकर खड़े हैं। तो मैं 3 छंद इस देश की मिट्टी को समर्पित करते हुए अपने काव्य पाठ का विराम करना चाहूँगा। स्वागत। और कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, मेरे दोनों छोटे भाई सौरभ और वेद ठाकुर जी और छोटी बहन अनामिका वालिया की उपस्थिति में 9 बार अमेरिका गया मैं काव्य पाठ करने के लिए, 13 बार दुबई गया, कनाडा, पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में गया हूँ कविताएं सुनाने के लिए। लेकिन जब हम हिंदुस्तान में होते हैं हमें लगता है कि ये खराब देश है, लेकिन आप बाहर चले जाते हैं जब, तब आपको लगता है कि हिंदुस्तान जैसा दूसरा देश, हिंदुस्तान जैसी मिट्टी की गंध, हिंदुस्तान जैसे रिश्ते, हिंदुस्तान जैसा अपनापन, जहाँ 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। क्या बात। इसलिए आज स्वतंत्रता के इस अवसर पर मैं करना चाहता हूँ अपनी देश की मिट्टी को नमन। और जब पिछले दिनों पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उस समय उदयपुर गया था दोस्तों एक कार्यक्रम में, और एक सैनिक जो पुलवामा विस्फोट में मारा गया, उसकी दादी माँ से अखबार के पत्रकारों ने पूछा कि इकलौता पोता था आपका, शहीद हो गया जम्मू में विस्फोट में, कष्ट नहीं होता क्या? तो उन्होंने जो 2 पंक्तियां कहीं वो अपनी कविता की भूमिका में आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। उन्होंने कहा कि बेशक झुकी हुई है कमर अब थकान से, 86 वर्ष की महिला केवल इस देश में बोल सकती है, दुनिया में ये उदाहरण नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि बेशक झुकी हुई है कमर अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान। सिर तो उठा हुआ है स्वाभिमान से। ये जज्बा जिस देश की मिट्टी ने हमें दिया, उस मिट्टी की सेवा में 3 छंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूं N7 के माध्यम से। सुनिएगा कि माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान। ऐसे शहर हैं हमारे यहाँ, झुंझुनू, सीकर, राजस्थान में चले जाइए, जहाँ का हर घर का एक बेटा सीमा पर बंदूक लेकर खड़ा है, और जहाँ कहा जाता है कि या तो जन्नी पूत जन कह दाता के सूर, वरना जन्नी बांझ रहे व्यर्थ गवा मत नो। हे माँ, या तो ऐसा बेटा जन्म, ऐसा बेटा पैदा कर अपनी कोख से, जो देश के लिए राइफल लेकर देश की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे, वरना तेरा बांझ रह जाना भी ठीक है। तब मैं कहना चाहता हूं कि माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान हैं। 60 साल वाले बूढ़े बाबा बोले जोश से कि मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है। मेरी सूखी, देश पर मुसीबत पड़ेगी तो मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है। व्यापारी सभाएं कर के ये कहते थे कि व्यापारी सभाएं कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है। कुछ कमियां तो हर देश में मिलेंगी, किंतु
खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है। कैसे है ये देश महान? एक चित्र और आपको दिखाना चाहता हूँ। स्वागत है। करगिल का युद्ध हुआ हमारी चोटियों पर। उस समय भरतपुर की एक महिला, उसके पति का शव जब आया लौटकर, तो उसने तिरंगे में लिपटे हुए अपने पति के शव को अपने सुहाग के वस्त्र पहनकर कांधा दिया। मैंने उस समय एक छंद लिखा था, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत। कि फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उसके होने से धन्य ये नगर हो गया। माता ने कहा कि उसे पैदा करने के बाद पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया, पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया। पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, कि पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, विधवा का जीवन तो जर जर हो गया। मांग के सिंदूर को कभी नहीं मिटाऊंगी मैं, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो अमर। उस देश का हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 75वां। और अंतिम छंद सुन लीजिएगा मेरे काव्य पाठ के आज की इस प्रस्तुति का, N7 के इस समारोह में। मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरे गुरु थे ओम प्रकाश आदित्य जी, जब उन्होंने छंद सुना तो उन्होंने मेरा माथा चूम लिया था, सौरभ। क्या बात है। और उन्होंने कहा कि प्रवीण, केवल मात्राओं से ही छंद पूरा नहीं होता, इसकी यति गति भी, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो जो तुमने लिखा है। देखिए, सैनिक तो लड़ता है, लेकिन उसका परिवार भी, उसकी पत्नी भी, उसकी माँ भी, उनके एहसास क्या हो सकते हैं। मैं एक पत्नी का एहसास आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। और केवल ये इस देश में संभव है कि सैनिक की पत्नी ने बहुत अच्छा छंद सुनाया तुमने हमारे प्रिय वेद, सुनना प्लीज। मैं मन से सुनाना चाहता हूं उसे। कि सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, कि सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूँ शेरनी शिकार पर जाऊंगी। भारत की चोटियों पे बैठे घुसपैठियों को तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर आऊंगी। पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, हमारे कहने वार फेर कर दी, कि पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी। हो सके तो एक राइफल मुझे दिलवा दो, 10-20 कायरों को मार कर, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। और हमारा देश हमेशा दुनिया का गौरव और सिरमौर बनकर आगे बढ़ता रहे। स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह के इस अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत काव्य पाठ अभी हमारे आदरणीय बड़े भैया ने हमारे आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आप सभी से कि वास्तव में एक सागर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, जहाँ आपने देखा जो अपने अंदर हास्य की फुहार भी समेटे हैं, जो अपने अंदर एक दुलार और स्नेह का झरना भी समेटे हैं, और जो अपने अंदर क्रांति और राष्ट्र प्रेम का एक ज्वार भाटा भी समेटे। क्या बात है भाई। एक ऐसे सागर को हमने अभी आप सभी ने सुना, और मैं हृदय की अनंत गहराइयों से भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए अब आपको इस काव्य रथ में, इस काव्य यात्रा में आगे लिए चलते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर नारी को सर्वप्रथम सम्मान दिया जाता है, और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमणते देवता। भारत एक ऐसा देश जहाँ पर नारी को देवी का सम्मान दिया गया, देवी का स्थान दिया गया। हमारे बीच में आज नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदरणीय अनामिका वालिया जी हैं। और भारत एक ऐसा देश जहाँ पर कहा भी गया है, जहाँ पर नारी का वास होता है वहाँ देवता का निवास होता है, वहाँ देवता का वास होता है। आइए नारी के उसी रूप को आमंत्रित करते हुए हम भी अपने बीच आज़ादी की इस लौ में उन देवताओं को आमंत्रित करें जो हमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं बड़े हृदय के और बड़े सम्मान के साथ हमारी बड़ी बहन आदरणीय अनामिका वालिया जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हुई पैदा मैं इस माटी में, ये अभिमान मेरा है।
हुई पैदा मैं इस माटी में, ये अभिमान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद, ये सम्मान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद, ये सम्मान मेरा है। कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको। कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। बहुत आभार। मैं अनामिका वालिया शर्मा हरियाणा की धरती से N7 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं, मैं एक बात बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि मैं उस घर से आती हूं, उस परिवार से आती हूं जहां मेरे नाना जी ने आज़ाद हिंद फौज के सेनानी के रूप में इस देश की सेवा करते हुए काले पानी तक की सजा उठाई। उनको मैं नमन करती हूँ। मैं आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी और आदरणीय सौरभ सुमन जी की उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 की सुबह ढेर सारा सुकून लेकर आई, लेकिन साथ ही एक दर्द, एक जख्म भी लेकर आई, बहुत गहरा जख्म, और वो जख्म है देश के विभाजन का। मैं वहीं से अपनी बात सौरभ जी शुरू करूंगी। आज जैसे प्रवीण सर ने बात की कि तिरंगे में लिपटे हुए सैनिकों के शव जब उनके पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचते, उनके गांव पहुंचते हैं, तो अक्सर हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हमारे नेता अपने भाषण में पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं और हम कवि अपनी कविताओं में। लेकिन वाकई में अगर हम सच्चाई की बात करें तो दोषी पाकिस्तान नहीं है, दोषी है हमारे ही देश के वो नेता जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस देश के विभाजन को स्वीकार किया। कुछ पंक्तियों के माध्यम से, कुछ छंदों के माध्यम से इतिहास के पन्नों को टटोलती हूँ। सुनेगा, छंद आप तक पहुंचाती हूँ, आपका मन चाहते हैं, सुनिए। बहुत अच्छे, वाह। स्वार्थों के फल खाने वाली जब चाह उठी, मालियों ने जहरीले पेड़ को लगा लिया। किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, समझिए। स्वार्थों के फल खाने वाली जब चाह उठी, मालियों ने जहरीले पेड़ को लगा लिया। महलों में रोशनी बिखेरने की लालसा में राजाओं ने अपने जमीर को जला लिया। आन बान शान सब ताक पे लगा के यहाँ नेताओं ने ऊंचे सिंहासन को है पा लिया। सत्ताओं के पापी पेट पे मैं यारों क्या कहूँ, सत्ताओं के पापी पेट पे मैं यारों क्या कहूँ, भूख जो लगी तो पूरे देश को है खाना। सत्ताओं के पापी पेट पे मैं यारों क्या कहूँ, भूख जो लगी तो पूरे देश को है खा लिया। और किस तरह के हालात बने विभाजन के समय। खींचते ना यदि रेखा भारती की रूह पर, इतना ये क्रूर अंजाम होता ही नहीं। लाखों लोगों की उसमें मौत हुई, किस तरह के हालात हुए। खींचते ना यदि रेखा भारती की रूह पर, इतना ये क्रूर अंजाम होता ही नहीं। चुन लेते यदि देश हित वाले रास्ते, इतना भयानक मुकाम होता ही नहीं। भाई यदि भाई का विरोधी बनता नहीं, इतिहास में ये काला काम होता ही नहीं। स्वार्थों से सत्ता का मिलन रुक जाता यदि, स्वार्थों से सत्ता का मिलन रुक जाता यदि, भारत से पैदा पाकिस्तान होता ही नहीं। स्वार्थों से सत्ता का मिलन रुक जाता यदि, भारत से पैदा पाकिस्तान होता ही नहीं। भारत से पैदा पाकिस्तान होता ही नहीं। और अब देश के तमाम ज्ञात अज्ञात शहीदों के सम्मान में एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी का मन मांगती हूँ, लेकिन गीत की भूमिका के रूप में पहले कुछ मुक्तक आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा जी। स्वागत है। शहीदों ने इस देश पर अपना सब कुछ अर्पित किया, लेकिन बदले में इस देश की सत्ताओं से, इस देश के सिंहासन से, इस देश के नेताओं से शहीदों को क्या मिला। जब कुछ पुस्तकों में हम देखते हैं कि आतंकवादी शब्द का प्रयोग होता है महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के लिए, और सरदार भगत सिंह को पुस्तकों में शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता, तब कुछ पंक्तियां कहती हूँ, सुनेगा। स्वागत, पढ़िए। बने जो नींव का पत्थर उन्हें गुमनाम कर डाला, बने जो नींव का पत्थर उन्हें गुमनाम कर डाला, कहीं आतंकी कह करके उन्हें बदनाम कर डाला, कहीं आतंकी कह करके उन्हें बदनाम कर डाला। जगह मिलती भला कैसे किताबों में शहादत को, जगह मिलती भला कैसे किताबों में शहादत को,
सियासत ने सभी पृष्ठों को अपने नाम हाय, हाय, कर वाह, डाला, वाह, वाह। सियासत ने सभी वाह, वाह, ये बहुत अच्छा है, वाह, अपने वाह, वाह, नाम कर डाला। वाह, चार वाह, पंक्तियां वाह, और वाह, सौंपती वाह, हूँ। वाह, वाह, जब सभी शहीद पृष्ठों को भगत वाह, सिंह वाह, वाह, और सभी क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने वाले दो गद्दारों को अंग्रेजी सरकार तमाम सुविधाएं देती है, और उससे भी दुखद बात यह है कि आजाद भारत में भी उनके वंशज उन सुविधाओं को भोगते हैं, तब कहती हूँ कि क्या मिला शहीदों को। बहुत स्वागत। हिम्मत भाई, वाह वाह वाह। शहादत ने तो सदियों से यहाँ धोखे ही खाए हैं, शहादत ने तो सदियों से यहाँ धोखे ही खाए हैं, हुकूमत ने सदा छल से भगत फांसी चढ़ाए हैं, हुकूमत ने सदा छल से भगत फांसी चढ़ाए हैं। यहाँ गद्दी उन्हें मिलती जो गद्दारी में शामिल थे, यहाँ गद्दी उन्हें मिलती जो गद्दारी में शामिल थे, विरासत में शहीदों की तिरंगे नाम आए, विरासत में शहीदों की तिरंगे नाम आए। सभी का बहुत बहुत आभार। और सीधा सीधा अब शहीदों के नाम में गीत पढ़ती हूँ, सेनानियों के नाम में गीत पढ़ती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत गर्व होता है कि मैं उस स्कूल में भी शिक्षण कार्य कर चुकी हूँ जहाँ के एक विद्यार्थी ने, जिनका नाम होता है शहीद गुरसेवक सिंह, उन्होंने पठानकोट हमले में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और मैं उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल हुई। और जो उस तरह का वहां पर जो अनुभव रहा, जो दर्द मैंने महसूस किया, इस गीत में उतारने का प्रयास किया। सुनेगा, स्वागत। पढ़िएगा, बहुत अच्छे। ए वतन याद कर आज उनको जरा, भूली बिसरी हुई जो निशानी हुए, पृष्ठ बन कर कि सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी कहानी। वाह वाह वाह। ए वतन याद कर। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा और है। किन वाह, वाह, हालातों वाह, में वाह, हमारे वाह। सैनिक सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं। माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़ कर, माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़ कर, सीने छलनी हुए गोलियों से मगर वो न लौटे कभी, पीठ को मोड़ क्या कर बात है। सर झुका कर के जीना गवारा न था, सर उठा कर मरे स्वाभिमानी हुए। याद कर भाई, आज अमिका जी, बहुत उनको भाई। जरा, भूली बिसरी हुई जो निशानी हुए, बहुत अच्छा है। ए वतन याद कर। ए वतन याद कर, वाह वाह। थाल में शीस को वो सजा चल पड़े, भारती की महा आरती के लिए, थाल में शीस को वो सजा चल पड़े, भारती की महा बहुत अच्छी पंक्ति आरती है, भारती के की महाआरती लिए, के लिए। रोशनी से वतन जगमगाता रहा, जिस्म जलते रहे उनके बन कर दिए, मर के भी वो यहाँ यूं अमर हो क्या गए, बात है। जैसे गंगा में बहता वो पानी हुए। ए वतन याद कर आज उनको जरा, भूल बिसरी हुई जो निशानी हुए, पृष्ठ बन कर के सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी भाई, बहुत हुए। शानदार, वाह, वाह, ए वाह, वाह, वतन याद भाई कर। बहुत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी का। बहुत ही सुंदर उन्होंने यहाँ पर काव्य पाठ किया, माँ भारती की स्तुति की, और विश्वास कीजिए मन कहीं ना कहीं अपनी बहनों के लिए, भारत की बेटियों के लिए, माँ भारती की बेटियों के लिए गर्वित हो उठता है जब माँ भारती की कोई बेटी माँ भारती की स्तुति करती है, जब अपने शब्द पुष्प माँ भारती को अर्पित करती है। मुझे 4 पंक्ति कहीं मैंने एक बार लिखी थी, नारी के सम्मान में कहा गया था कि कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ। ये बात भी किसी ने लिखी होगी, तभी ये बात आज हमारे सामने है।
एक बात छोटी सी मैंने भी परिभाषित की है, शायद माँ भारती की ये बेटियां ही हैं जो आज हमारे सामने जिन उनका प्रतिनिधित्व करती आदरणीय दीदी यहाँ पर हैं, वो माँ भारती की बेटियां ही होंगी। मैंने एक बात कहीं छोटी सी कहने की प्रयास किया था कि कर्ण जैसा महादानी हुआ होगा, लेकिन और कर्ण जैसा आज तक कोई उससे बड़ा दानवीर भी कोई नहीं था, क्योंकि कर्ण कुंडल उन्होंने अपने दिए थे, कवच कुंडल उन्होंने दिए थे। तब मैंने कहीं एक बात कहने की प्रयास किया था, शायद दुनिया का सबसे बड़ा दान, उससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता जब माँ भारती के चरणों में माँ भारती की एक बेटी अपने मांग का सिंदूर तक दान कर। क्या बात है भाई, वाह वाह। तब मैंने माँ भारती की अपनी बहनों की इन बेटियों के लिए कहीं 4 पंक्ति लिखने का प्रयास किया था और एक नई बात को परिभाषित करने का मैंने प्रयास किया। तब पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि भारती की आन है तू, भारती की शान है तू, भारती की बेटियां भी बलिदानी हो गई। वाह। कि भारती की आन है तू, भारती की शान है तू, भारती की बेटियां भी बलिदानी हो गई। कि शत्रुओं के वक्ष फाड़ सिंह सी लगा दहाड़, भारती की बेटियां भी मर्दानी हो गई। और बात को परिभाषित करता हूं कि कर्ण के जैसा कोई दानी नहीं माना, पर भारत की बेटियां भी हाड़ी रानी हो गई। भारत की बेटियां भी हाड़ी रानी हो गई और मांग का सिंदूर दान कर कर ये महान भारत की बेटियां भी महादानी हो गई। भारत की बेटियां भी महादानी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इससे पहले कि मैं इस काव्य रथ को और आगे लेके चलूं, मैं भी केवल कुछ पंक्तियों से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। स्वागत वेद जी। और एक बात छोटी सी बस यहां से निकालने का प्रयास किया है कि इस तिरंगे के लिए, जिसके मान सम्मान के लिए हमारे माँ भारती के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, तब इस तिरंगे का एक छोटा सा वर्णन मेरे कुल के तीनों मेरे अग्रजों के सामने में रखना चाहता हूँ। इससे पहले भी भैया बहुतों ने वर्णन किया है। एक छोटा सा प्रयास मेरा भी इस तिरंगे के लिए कि ये तिरंगा क्या है, तब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुने। जिसके पहले रंग को रंगने स्वयं दिवाकर देव उगे। और तिरंगे का आप ये कलर देखिएगा, ये रंग देखिएगा, ये केसरिया, ये शौणित, ये सफेद, ये सौम्यता, ये हरा, ये एकता, ये सब चीज आप देखिएगा। तब मैं यहाँ पर आपके सामने पंक्ति रखना चाहता हूँ। सुने कि जिसके पहले रंग को रंगने, जिसके पहले रंग को रंगने स्वयं दिवाकर देव उगे, जिसके पहले रंग को रंगने स्वयं दिवाकर देव उगे, जिसकी रक्षा करने हेतु, जिसकी सेवा करने हेतु सीमा पर सब लोग जगें, जिसके दूजे रंग में खुद ही जिसके दूजे रंग में खुद ही श्वेत हिमालय बसता हो, सागर जिसके चरण पखारे मुकुट महल पर सजता हो, सागर जिसके चरण पखारे मुकुट बर्फ का सजता हो, जिसके तीजे रंग में बसती धरती की चुनरधानी, जिसके तीजे रंग में बसती धरती की चुनरधानी, जिसकी खातिर धरा में मिल गए युद्धवीर वो सेनानी, जिसकी खातिर धरा में मिल गए युद्धवीर वो सेनानी, जिसके नीले चक्र में पूरे धर्म चक्र सब बसते हो, शांति त्याग और क्षमाशील सब प्राण रूप में बहते हो, और जग के पालनहार ने जैसे खुद से इसे सजाया है, जग के पालनहार ने जैसे खुद से इसे सजाया है, और मानो जैसे ध्वज में अपने पूरा संसार समाया है। मानो जैसे ध्वज में अपने पूरा संसार समाया है। इसी ध्वज की ज्वाला को, इसी ध्वज की अग्नि को, इसी ध्वज के सम्मान को जो अपनी कविताओं में जिंदा रखते हैं, जो अपनी कविताओं में एक चेतना रखते हैं, जो अपनी कविता के माध्यम से हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इन सभी को आपके हृदय तक पहुंचाने का काम करते हैं। मेरे गुरु भी होते हैं, मेरे भैया भी होते हैं, मेरे मार्गदर्शक भी होते हैं। शायद वो शिल्पकार भी हैं। जब मैं एक पत्थर था, ठोकरों में था, शायद उन्होंने कहीं एक छीनी हथौड़ा दिया तो इस लायक हो चुका कि एक शब्द शायद माँ सरस्वती की कृपा से मैं लिख सकूं। मेरे ऐसे अग्रज आप सभी के जोरदार करतल ध्वनियों से मैं आमंत्रित करता हूं देश के बड़े और महनीय कवि और एक लाजवाब शानदार संचालक आदरणीय सौरभ जैन सुमन भैया को बहुत बहुत आभार। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रिय वेद का। द वेद शो N7 का ये जो एक कार्यक्रम, ये पोइटिक शो आप लोगों के सामने है, मैं इसके लिए अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। शायद YouTube चैनल पर
ऐसा प्रयास पहले कभी नहीं हुआ। ये एक नई शुरुआत है, एक बड़ी शुरुआत है। मैं प्रियवेद को इसके लिए बहुत बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पहला कार्यक्रम उन्होंने इसके लिए रखा, तो ये भी उनके अंदर जो बह रही धारा है देशभक्ति की, शायद ये उसका प्रमाण है कि पहला एपिसोड स्वतंत्रता दिवस को उन्होंने समर्पित किया। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस हिंदुस्तान मना रहा है अमृतोत्सव के रूप में। तो मैं एक ऐसी कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो अनछुई है, जिसको मैंने कभी किसी मंच पर पढ़ा नहीं है इससे पहले। मैं वो कविता आपको देता हूँ। ये 1857 से पहला युद्ध शुरू हुआ था, जिसने 1947 के 15 अगस्त तक का सफ़र किया और तब जाकर के हम लोगों को आज़ादी मिली। 1857 में कई नाम ऐसे हैं जिनको हम लोग बखूबी जानते हैं, चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई का नाम हो, चाहे तात्या टोपे का नाम हो, चाहे मंगल पांडे का नाम हो, लेकिन कुछ एक नाम ऐसे हैं जो गर्त में कहीं छुप गए, जो हमारे सामने नहीं आ सके। क्रांतिधरा मेरठ में जन्म लेने का अवसर मिला तो एक ऋण मेरे साथ आया था कि उस ऋण को चुका सकूं उन नामों को आपके सामने लाकर। तो ये प्रयास पहली बार मैं इस मंच से कर रहा हूँ, मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। मेरे काव्य गुरु डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आज इस मंच पर हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि शायद मैं अपनी कॉपी जचवा रहा हूँ आपके सामने। मैं रखता हूँ और आप तक पंक्तियाँ पहुँचाता हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। कि 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, भारत की आजादी के सपनों का स्वर्णिम वो हिस्सा। अंग्रेजी शासन के दम भी शीश झुके थे अभिमानी, जहां लड़े थे गोरों से काली पलटन के सेनानी। इस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारें, कि जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारें, एक नया इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें, एक नया इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें, एक नया इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें। कारतूस में गौ माता का मांस किया स्वीकार नहीं। आज पूरा विश्व मंगल पांडे को जानता है। क्या हुआ वो बात कहता हूं, सुनना। बहुत अच्छा है। कि कारतूस में गौ माता का मांस किया स्वीकार नहीं, मजहबी भावना से खेलें अंग्रेजों को अधिकार नहीं, कि मजहबी भावना से खेलें अंग्रेजों को अधिकार नहीं। आंखों में झलक उठा दिल में जो सुलग रहा था एक शोला, तजकर अंग्रेजी वसन बदन पर धारा वासंती चोला। जिसके मन में मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, कि जिसके मन में मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, उस बागी मंगल पांडे ने विद्रोह का मस्तक चूमा था, कि उस बागी मंगल पांडे ने विद्रोह का मस्तक चूमा था, उस बागी मंगल पांडे ने विद्रोह का मस्तक चूमा था। उधर दुर्ग में झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई। 1857 का युद्ध किसी एक क्षेत्र से नहीं लड़ा गया, कई जगह अलग अलग चिंगारियां विस्फोटित हुई, जिनका एक बहुत बड़ा उपक्रम मिलकर के 1857 के गदर में तब्दील हुआ। तब मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि उधर दुर्ग ने झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई, राज संभाला मनु ने होकर महारानी लक्ष्मीबाई, कि राज संभाला मनु ने होकर महारानी लक्ष्मीबाई। वो डरी नहीं थी कंपनी के कंपन से और डराने से, कि वो डरी नहीं थी कंपनी के कंपन से और डराने से। हारी थी रानी गद्दारों से सिंधिया राज घराने से, कि हारी थी रानी गद्दारों से सिंधिया राज घराने से। गंगाधर की विधवा ने पुत्र को पीठ बांध कर युद्ध किया, कि गंगाधर की विधवा ने पुत्र को पीठ बांध कर युद्ध किया। अपने शोणित से अभिषेक कर मातृभूमि को शुद्ध किया, अपने शोणित से अभिषेक कर मातृभूमि को शुद्ध किया, अपने शोणित से अभिषेक कर मातृभूमि को शुद्ध किया। और पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। कि विद्रोह का रथ सन 57 में नगर नगर में डोला था। मैंने जैसा कहा कि युद्ध किसी एक क्षेत्र से नहीं, एक जगह मंगल पांडे थे, एक जगह महारानी लक्ष्मीबाई, और कुछ नाम ऐसे लेने जा रहा हूं जो शायद अछूते रहे हों, जो इतिहास के अंदर जिन
जिनके कांधों के ऊपर वो डोली हमारे तक पहुंची जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, लेकिन आज तक शायद हम उनको न जान पाए हों। तब मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना कि विद्रोह का रथ सन 57 में नगर नगर में डोला था, हर एक तोप में स्वाभिमान के बारूदों का गोला था। मंगल पांडे थे शाह जफर तात्या टोपे नाना साहब, कि मंगल पांडे थे शाह जफर तात्या टोपे नाना साहब, थे खान बहादुर अमर सिंह हर धर्म था हर एक मजहब। कुछ रणभूमि में वीर गति को गले लगा कर विदा हुए, कि कुछ रणभूमि में वीर गति को गले लगा कर विदा हुए, कुछ सूली पर चढ़ मात्र भूमि से सदा सदा को जुदा हुए, कि कुछ सूली पर चढ़ मात्र भूमि से सदा सदा को जुदा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। इस कविता का वो बंद देना चाहता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि शायद मैं ऋण चुका सका हूँ क्रांति धरा मेरठ में जन्म लेने का। एक ऐसा नाम अब आप लोगों को सौंपना चाहता हूं जो आप लोगों की डिक्शनरी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो नाम हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया। मैं पंक्तियां देता हूं, आप लोगों को लगे कि मैंने प्रयास सही किया है, तो केवल इस नाम को अपने जहन में स्थान देना ताकि हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें उन वीर सपूतों को जिनके कारण हम आज स्वतंत्र हैं, आज़ादी का श्वास ले रहे हैं। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पंक्ति आपको देता हूँ, समर्पित करता हूँ समय। कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की दबी हुई एक चिंगारी, कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की। क्रांति धरा मेरठ, ये नाम कहां से मिला क्रांति धरा को? अगर उठा करके प्रश्न देखते हैं तो ये कहा जाता है कि मंगल पांडे से संदर्भित है ये धरा। नहीं है, मंगल पांडे अपने पूरे जीवन में केवल एक बार मेरठ आए थे, उनका यहाँ के बलिदान से कोई संदर्भ नहीं है। क्या संदर्भ था जिस कारण से मेरठ को क्रांति धरा कहा गया? वो पंक्ति देता हूं, सुनना। कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की दबी हुई एक चिंगारी, धन सिंह सदर के कोतवाल की सबने देखी खुददारी, कि धन सिंह सदर के कोतवाल की सबने देखी खुददारी। 10 मई की वो थी कि 10 मई की वो थी क्रांति रात जब जेल पे धावा बोला था। ग्राम पांचली में रहने वाले धन सिंह गुज्जर पूरा जीवन उन्होंने निकाला अपने, उनके पिता वहां के जमींदार थे अपने ग्राम के, तो बचपन से उन्होंने वो घटनाएं देखी थी कि किस तरीके से लगान वसूल किया जाता है, कैसे कैसे प्रताड़नाएं हम हिंदुस्तानियों को दिलवाई जाती थी, वो सब कुछ उन्होंने देखा था। बड़े हुए तो कोतवाल नियुक्त हुए कोतवाली सदर के अंदर, और 10 मई को जो अंदर का लावा था वो फटा और उसने क्या रंग लिया वो मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की दबी हुई एक चिंगारी, धन सिंह सदर के कोतवाल की सबने देखी खुददारी। 10 मई की वो थी क्रांति रात जब जेल पे धावा बोला था, काली पलटन ने अंग्रेजी बेड़ी का ताला खोला था, कि काली पलटन ने अंग्रेजी बेड़ी का ताला खोला था। कुल कैदी 836 छूटे, कैदी 836 छूटे और गुस्से में फूट पड़े, कि कुल कैदी 836 छूटे और गुस्से में फूट पड़े। उसी रात छोड़ा मेरठ और दिल्ली जाकर टूट पड़े, कि उसी रात छोड़ा मेरठ और दिल्ली जाकर टूट पड़े, उसी रात छोड़ा मेरठ और दिल्ली जाकर टूट पड़े। 4 जुलाई को अंग्रेजी शासन का विद्रोह करने में, बगावत करने का दोषी मानते हुए धन सिंह गुज्जर को लटका दिया गया और वो नाम कहीं दब गया। इस कविता की आखिरी पंक्तियां देकर के पुनः बहुत बहुत बधाइयां पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। अमृत महोत्सव, ये 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। मैं उस अमृत की कुछ बूंदे चख करके आप लोगों तक अपनी बात, आखिरी बात पर पहुंचाता हूँ। निवेदन सुना कि सन 57 का गदर नहीं आजादी की ही अपील थी वो, कि सन 57 का गदर नहीं आजादी की ही अपील थी वो, पराधीनता के ताबूतों की आरंभिक कील थी वो। आजादी की उस बलिवेदी पर प्राणों के उत्सर्ग हुए, तजने को देह गुलामी की कितने ही भाव विसर्ग हुए, कि तजने को देह गुलामी की कितने ही भाव विसर्ग हुए। हम अर्घ चढ़ाते मातृभूमि पर नतमस्तक अरमानों
को कि हम अर्घ चढ़ाते मातृभूमि पर, अर्घ चढ़ाते मातृभूमि पर, नतमस्तक अरमानों को। 1857 के अमर सभी बलिदानों को, 1857 के अमर सभी बलिदानों को, 1857 के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः इस शो के अमरत्व की कामना करता हूं। और निश्चित तौर पर ये जो शो है द वेद ठाकुर शो, ये कई ऐसे बड़े कार्यक्रमों का जन्मदाता होगा, इस बात की कल्पना के साथ आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाकई में आदरणीय भैया का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिस उत्साह, जिस उमंग, जिस जोश के साथ उन्होंने हम सभी के अंदर राष्ट्रभक्ति की चेतना को उत्पन्न कर दिया, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भैया का। और यकीनन मैं इसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आशीर्वचन मुझ तक पहुंचे। और एक बात मैं आपसे यहाँ बताना जरूर चाहूँगा कि आज देश के, वरन्य मेरे ख्याल से विश्व के बहुत ही महने कवि यहाँ पर हैं। विश्वास कीजिए, मुझ जैसे एक अदनी कलम का एक छोटा सा निवेदन और मेरे काव्य कुल के अग्रजों का मुझे आशीर्वाद देना, ये आशीर्वाद स्वरूप आज आपके सामने, आप सभी के सामने यहाँ पर हैं। मेरे आग्रह पर, मेरे निवेदन पर मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में N7 प्रोडक्शंस के इस कार्यक्रम में द वेद ठाकुर शो में आकर हमें आशीर्वाद दिया। और आप सभी श्रोताओं से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए आते रहेंगे हफ्ते दर हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।